हम सबको ये पता है कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर जगह सुनने को मिलता है, स्टेटस लगते हैं और तो और ऑफिसेज में रोजेस और चॉकलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है, इसका कोई जिक्र नहीं होता। इन सब चीज़ों को साइडलाइन कर दिया जाता है, उसी तरह जैसे कि अतुल सुभाष को साइडलाइन किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष की, जो कि बेंगलुरु से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। अपने पीछे वो छोड़ गए तो 24 पेज का सुसाइड नोट, एंड उन्होंने ये कहा कि वो अपने परिवार, अपनी बीवी के हरासमेंट से तंग आकर और फॉल्स लीगल केसेस उन पे जो लगाए गए, जैसे कि सेक्शन 498A क्रूएलिटी, डाउरी जैसे फॉल्स लीगल केसेस के चलते तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की। आखिर इन सब का रूट स्टार्ट कहां से होता है? कैसे ये सारी चीजें जेंडर इक्वालिटी के नाम पर मेंस को परेशान करने के लिए, मेंस को हैरास करने के लिए यूज की जाने लगी? देखिए, पहले के टाइम पर पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब पुरुष प्रधान समाज, जहां पर पति का पूरा कंट्रोल बीवी पर होता था। क्यों? सीधा सा रीजन है, क्योंकि बीवी कमाती नहीं थी, मतलब फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत कम था, तो जो भी कमाता था वो पति कमाता था, इसलिए उसका फाइनेंशियल कंट्रोल और अदर डिसीजन मेकिंग पे भी पूरा कंट्रोल होता था। मतलब शादी के बाद सिर्फ ये माना जाता था कि हस्बैंड्स कमा के लाएंगे और बीवियां सिर्फ घर का काम करेंगी, और डिवोर्स जैसे रेट बहुत रेयर थे। क्यों? क्योंकि वुमेन्स के पास कोई राइट भी नहीं था, मतलब लीगल राइट भी नहीं था, और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि सोसाइटी भी उनको स्वीकार नहीं करती थी। लेकिन कुछ लीगल रिफॉर्म्स के बाद, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सीआरपीसी का सेक्शन 125 जैसे रिफॉर्म्स आने के बाद बीवियों को कुछ अधिकार मिला कि जिससे कि वो एलिमनी और मेंटेनेंस जैसे राइट्स को अवेल कर सकती है, इन केस जब उनका हस्बैंड उनको डिवोर्स दे दे और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट ना करे। लेकिन आज के टाइम पे जब जेंडर रोल्स चेंज हो गए हैं, मतलब कि वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, वुमेन्स इकोनॉमी में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है, अर्न कर रही है, वुमेन एम्पावर्ड हो रही है, तो उसी टाइम पर एलिमनी और मेंटेनेंस जैसे लॉस का मिसयूज भी किया जा रहा है, जो कि हस्बैंड्स के लिए एक नया चैलेंज बनता जा रहा है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अतुल सुभाष केस। करंट प्रोविजंस क्या है अभी एलिमनी को लेके? देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 125 ये कहता है कि कोई भी, ये एक सेक्युलर लॉ है जो कि सभी रिलीजन पर लागू होता है। इसके अकॉर्डिंग कौन क्लेम कर सकता है एलिमनी? 3, वाइफ, पेरेंट्स एंड बच्चे। वाइफ तब जब उसका डाइवोर्स हो गया और दोबारा शादी ना की हो, बच्चे तब जब वो माइनर हो और खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, पेरेंट्स भी तभी क्लेम कर सकते हैं जब वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। और इसमें क्लेमेंट, मतलब जो क्लेम कर रहा है, उसको ये प्रूव करना होगा कि हाँ वो अपने आप को सस्टेन नहीं, मेंटेन नहीं कर सकता, एंड रिस्पोंडेंट्स तभी इसके लिए लायबल होगा जब उसके पास सफिशिएंट लेवल ऑफ इनकम होगी। मेंटेनेंस का अमाउंट देखिए, कोर्ट ये हस्बैंड की इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए तय करती है। कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, ये केस बाय केसेस पर डिपेंड कर सकता है और कोर्ट इसको डिटरमाइन करती है। सेकंड, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये लॉ हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स पर लागू होता है। इसके अकॉर्डिंग दो तरह के मेंटेनेंस होते हैं, एक परमानेंट और एक इंटरिम मेंटेनेंस। सेक्शन 25 जो कि परमानेंट मेंटेनेंस से डील करता है, वो ये कहता है कि इसमें दोनों हस्बैंड या वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, एंड कोर्ट इनकी इनकम, फाइनेंशियल कंडीशन एंड नीड्स को देखकर ये डिसाइड करती है। सेकंड, इंटरिम मेंटेनेंस जो है सेक्शन 24 के अंदर, उसमें जी हाँ डिवोर्स के चलते हुए भी एक स्पाउस एलिजिबल है, अगर वो चाहे तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, देखिए मुस्लिम्स के लिए एलिमनी एंड मेंटेनेंस उनके रिलीजियस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इद्दत पीरियड, डिवोर्स के 3 महीने के बाद तक का जो समय होता है उसको इद्दत पीरियड बोलते हैं। तो डिवोर्स के 3 महीने बाद तक वाइफ एलिजिबल होती है मेंटेनेंस के लिए, पर इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद, मतलब 3 महीने के बाद अगर वाइफ खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के तहत वो या तो अपने रिलेटिव से या फिर वाकफ बोर्ड से सपोर्ट मांग सकती है। कॉमन एलिगेशंस क्या लगते हैं मिसयूज के? देखिए, फर्स्ट, फेक इनकम क्लेम्स। कभी कभी कोर्ट में हस्बैंड की इनकम को ज्यादा बढ़ा के दिखाया जाता है जिससे कि एलिमनी का अमाउंट ज्यादा मिल सके। सेकंड, लीगल प्रेशर टैक्टिक्स। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सेक्शन 498A और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे एक्ट जबरदस्ती हस्बैंड्स पे लगाए जाते हैं जिससे कि हस्बैंड्स फाइनेंशियली और इमोशनली ड्रेन आउट हो जाते हैं। थर्ड, जब वाइफ अर्निंग भी हो तब भी वाइफ की इनकम को इग्नोर करके एलिमनी का ऑर्डर मिल जाना बिल्कुल अनफेयर लगता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिया है। देखिए, कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र कुमार 2020 का एक केस है जिसकी फाइंडिंग्स ये कहती थी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अपनी इनकम लेवल एंड एसेट्स डिस्क्लोज करनी होगी। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डिवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस मिलेगा वो उस लेवल का होना चाहिए कि वो शादी से पहले तक का जो लाइफस्टाइल था उसको रिलेट करे। मतलब ऐसा नहीं कि शादी से पहले तो तुम स्कूटर में घूम रहे थे और अब तुम्हें मेंटेनेंस ऐसा चाहिए कि तुम BMW में घूमो। और तो कोर्ट ने इस मिसयूज को रिकॉग्नाइज करके इसमें बैलेंस लाने की कोशिश की है। जैसे कि फॉल्स जो भी केसेस अगर कोर्ट में आते हैं, जो भी वाइफ फॉल्स केसेस लगाती है तो उन पर भी कोर्ट्स ने चार्ज और पेनल्टीज लगाई हैं एंड जेंडर न्यूट्रल किया है इसको। मतलब हाँ, कुछ जेंडर न्यूट्रल एलिमनी की भी डिमांड बढ़ी जिसमें कि हस्बैंड्स ने ये बोला कि अगर वाइफ ज़्यादा कमाती है तो हमें भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। और ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हमने ये देखा भी है कि कुछ हस्बैंड्स ने मेंटेनेंस अपनी वाइफ पर क्लेम किया है जो कि उनसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग थी और वो केसेस जीते भी हैं। देखिए, जहां एलिमनीज एंड मेंटेनेंस लॉस वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए लाए गए थे, वहीं इनका मिसयूज होना एक नया इशू बन गया है जिसमें सफर मेंस कर रहे हैं। एक बैलेंस लीगल अप्रोच की जरूरत है, एक बैलेंस लीगल सिस्टम की जरूरत है जहां पर राइट क्लेम को प्रोटेक्शन मिले। मतलब हाँ, जहां पर सच में ऐसी चीजें हो रही हैं वहां वुमेन्स को प्रोटेक्शन मिले, लेकिन जहां पे फॉल्स क्लेम किया जा रहा है वहां उनको पेनल्टी और फाइन और पनिशमेंट भी मिले। जेंडर इक्वालिटी के चेंजिंग डायनामिक्स के हिसाब से लॉज का इवोल्यूशन होना भी उतना ही जरूरी है। और जहां तक अतुल केस की बात है तो अब हमें यह समझने की जरूरत है कि मेन लाइव्स मैटर एंड यस मेन टू जैसे मूवमेंट्स की, इसे सिर्फ एक सुसाइड समझकर भूल मत जाना, क्योंकि ये हर मेन की सच्चाई है जिन्हें बचपन से यह सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं। लेकिन काश ये भी सिखाया जाता कि जरूरत पड़े तो रो लेना लेकिन अपनी जान मत देना। और ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा अंधेरा वहाँ होता है जब सुबह होने वाली होती है।